ये जो रूल है इसको कहा जाएगा इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस ग्रुप ए रूल 2022। तो अभी एग्जामिनेशन यहाँ पे मेंशन किया है कि एग्जामिनेशन जो होगा इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस का, एग्जामिनेशन का मतलब है यहाँ पे सिविल सर्विस एग्जाम कंडक्टेड बाय द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। काम की चीज़ यहाँ पे है कि जो वैकेंसी है, जो रिक्रूटमेंट होगा, उसका जो फीलिंग होगा वो कैसे होगा। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनेट किया है इन्होंने, और हर जगह यही पे होता है। जो अपर सर्विसेज होती हैं कुछ डायरेक्ट रिक्रूट होके आती हैं, और कुछ नीचे के लोग भी तो प्रमोट होंगे, तो वो कहाँ जाएंगे, उनको भी तो पोस्ट मिलना चाहिए। नहीं सच कि 2 साल का प्रोविजन पीरियड रहेगा, चाहेगी रेलवे तो उसको एक्सटेंड कर देगी, वॉट एवर दैट, ये सब बात की बातें हैं। प्रोविजन तो तब मिलेगा जब पहले आप CSC दोगे, प्रीलिम क्वालिफाई करोगे, फिर मेंस के जो एग्जाम्स होंगे जैसे भी हों वो क्वालिफाई करोगे, इंटरव्यू दोगे, इसके बाद सिलेक्शन होगा। और जब इतना सारा मेहनत करेंगे तो रेलवे में क्यों आएंगे, नहीं जाएंगे दूसरे सर्विसेज में। इतना बढ़िया बढ़िया सर्विसेज है, क्या करेंगे रेलवे में आके भाई। तो ये है आपका प्रमोशन वाला चार्ट, ठीक है, यहाँ पे नज़र आ रहा है, बहुत ही क्लियर नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप CSC दे लेते हो तो CSC देने के बाद आपको जो पोस्ट मिलेगी वो मिलेगी असिस्टेंट मैनेजर जूनियर टाइम स्केल, इसको कहते हैं। पोस्ट का नाम होता है असिस्टेंट मैनेजर। डायरेक्टर बनने के लिए उन्होंने ऑफिशियली मेंशन कर रखा है कि 17 ईयर की सर्विस होनी चाहिए। डियर एस्पिरेंट, मनु एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने डिस्कस किया था इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस के बारे में, क्योंकि उसको लेके गजट आई थी कि इन्होंने एक सर्विस कंस्टिट्यूट कर दिया है। सर्विस का कंस्टिट्यूशन हो गया था, अब उसके लिए रिक्रूटमेंट रूल्स आ गए हैं। ये पता चल गया है कि अब ये जो रिक्रूटमेंट है बेसिकली इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस की, और हम लोग यहाँ पे डिस्कस ही इसको इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब तक यहाँ पे कई सारी सर्विसेज थी जो इंजीनियरिंग के लिए थी। टोटल 5 सर्विसेज थी, और वो इंजीनियरिंग के लिए थी, केवल और केवल इंजीनियरिंग के लिए थी। बहुत सारे लोग प्रिपरेशन करते थे, बट अब ये सारी सर्विसेज, मतलब रेलवे की जो इंजीनियरिंग की 5 सर्विस थी, नॉन इंजीनियरिंग की जो 3 सर्विसेज थी, टोटल 8 को मर्ज किया गया था। इससे पहले हमने डिस्कस किया था, उसकी गजट आई थी। अब ये पूरा जो मर्ज सर्विस है जिसे हम कहते हैं इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस, इसका रिक्रूटमेंट किसके थ्रू होगा, रिक्रूटमेंट रूल क्या है, प्रमोशन कैसे होगा, उसको लेके डिटेल गजट एक आ गई है। तो आज की वीडियो में हम उस गजट को डिस्कस करने वाले हैं। बट डिस्कस करने से पहले ये सारे प्लेटफॉर्म आपको नज़र आ रहे हैं जहाँ पे आप मुझसे जुड़ सकते हो, और जो मैं आपको गजट दिखाऊंगा उसकी PDF आपको डाउनलोड करना है। तो ये जो मनु एकेडमी का टेलीग्राम चैनल है या फिर ये ग्रुप है, वहाँ पे मैं शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर पाओगे। चलिए अब गजट की तरफ चलते हैं। तो ये है वो गजट जिसकी हम लोग बात कर रहे थे। इसको रेलवे ने पब्लिश किया है। डेट है आपकी 15 फेब, मतलब कल ही आई है। 16 को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, 15 को इसको पब्लिश किया गया है। डिटेल में डिस्कशन है इसके बारे में। ये हिंदी में है, आप हिंदी में चाहें तो हिंदी में देख सकते हैं। हम लोग डिस्कस करेंगे जो इसका इंग्लिश वाला पोर्शन है, आपको भी ज़्यादा समझ में आएगा और मुझे भी ज़्यादा समझ में आएगा। तो इंग्लिश वाले पोर्शन पे चलते हैं डायरेक्टली। तो यहाँ पे आपको इंग्लिश वाला पोर्शन नज़र आ रहा है। अब इसको कहेंगे क्या, जैसे ये जो जनरल स्टैट्यूटरी रूल होता है ना, GSR, ये जनरल स्टैट्यूटरी रूल है किसका, रेलवे का। इन्होंने कहा है कि मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट टू द इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस ग्रुप A, जिसको इसके पहले वाले गजट में कंस्टिट्यूट करने के लिए अनाउंसमेंट हुआ था, तो अब उसको कंस्टिट्यूट कर लिया गया है। ये जो रूल है इसको कहा जाएगा इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस ग्रुप A रूल 2022। तो अभी बना है, उसी हिसाब से ये नॉमेनक्लेचर होता है ना, बेसिकली जो चीज़ कंस्टिट्यूट किया जाता है, जिसके बारे में रूल बनाया जाता है, उसका नॉमेनक्लेचर होता है। कुछ जो वर्ड आगे यूज़ किए जाएंगे उनकी डिफिनीशन यहाँ पे दी जाती है, ताकि आप अपने मर्जी से डिफिनीशन ना निकाल लें, अपने मर्जी से कुछ इंटरप्रिटेशन ना करें। उसलिए सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन किया गया रहता है। कुछ चीज़ें जो मुझे लगा कि हाईलाइट करना चाहिए वो कर दिया है। एग्जामिनेशन यहाँ पे मेंशन किया है कि एग्जामिनेशन जो होगा इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस का, एग्जामिनेशन का मतलब है यहाँ पे सिविल सर्विस एग्जाम कंडक्टेड बाय द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अब किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। UPSC बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट करती है। इससे पहले आपकी ESC की करती थी, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम, जिससे आप यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर एज बन के आते थे रेलवे में, और उसी के लिए प्रिपरेशन भी करते थे। बट अब वही चीज़ें हो गई हैं CSE के थ्रू, मतलब सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, जिसके थ्रू लोग IAS बनते हैं, IPS बनते हैं, IRS बनते हैं, ठीक है। अब उसके थ्रू ये चले गए हैं। हाँ, एक कन्फ्यूजन थोड़ा सा यहाँ पे है
कि ऐसा तो नहीं कि इसको जो इंडियन फॉरेन सर्विसेज है जैसे उसका रिक्रूटमेंट होता है वैसे होगा, या टोटली एकदम से जैसे सीएससी का होता है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का वैसे होगा, ये अभी क्लियर नहीं हुआ है। वो भी हो जाएगा जल्दी ही, आई होप सो, जितना जल्दी ये कर रहे हैं। बट अभी के लिए मान के चलो आपकी मिनिमम अगर माने तो प्रीलिम तो आपको देना ही देना है, बट मोस्ट प्रोबेबली मान के चलो कि ज़्यादा कुछ नखरा ये नहीं करेंगे। मुझे ऐसा लगता है ये टोटली जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जो पैटर्न उसका होता है वो वही फॉलो करेंगे, कुछ अलग से नहीं करने वाले ये, ठीक है, ऐसा लगता है। बट लेट्स सी कि क्या होता है। खैर कुछ और चीज़ें मैंने हाईलाइट कर रखा है, बट ये सब ऐसा बहुत काम की है नहीं। काम की चीज़ यहाँ पे है कि जो वैकेंसी है, जो रिक्रूटमेंट होगा, उसका जो फीलिंग होगा वो कैसे होगा। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनेट किया है इन्होंने, और हर जगह यही पे होता है। जो अपर सर्विसेज होती हैं कुछ डायरेक्ट रिक्रूट होके आती हैं, और कुछ नीचे के लोग भी तो प्रमोट होंगे, तो वो कहाँ जाएंगे, उनको भी तो पोस्ट मिलना चाहिए नहीं। तो वही चीज़ है, हर जगह ये रूल होता है, यहाँ पे भी है, कुछ एडिशनल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया है, ये चीज़ आप पढ़ लेना, मैंने हाईलाइट किया शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 नीचे है, वो मैं बताऊंगा क्या है। एनी वैकेंसी इन एनी ऑफ द ग्रेड स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 आफ्टर द कमिटमेंट ऑफ दिस रूल शैल बी फिल्ड इन द फॉलोइंग मैनर। जो शेड्यूल 1 की पोस्ट है उसको किस तरीके से फिल किया जाएगा यहाँ पे मेंशन कर रखा है। कह रखा है कि 50% हम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करेंगे सिविल सर्विस एग्जाम के थ्रू जो यूपीएससी कंडक्ट करता है। कौन से ग्रेड पे करेंगे, जूनियर टाइम स्केल। आगे मैं डिटेल में दिखाऊंगा वो आपको, ठीक है। बस इतना याद रखो कि शेड्यूल वे में जो पोस्ट मेंशन कर रखी हैं, अब किस तरीके से होगा वो मेंशन कर रखा है इन्होंने शेड्यूल 2 में। तो मैं डायरेक्टली आपको स्लाइड करके शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 में लेके चलता हूं ताकि आपको पता चले कि किस तरीके से होता है। कुछ और भी चीज़ें मैंने हाईलाइट कर रखा है, एज सच कि 2 साल का प्रोविजन पीरियड रहेगा, चाहेगी रेलवे तो उसको एक्सटेंड कर देगी, वॉट एवर दैट, ये सब बात की बातें हैं। प्रोविजन तो तब मिलेगा जब पहले आप सीएससी दोगे, प्रीलिम क्वालिफाई करोगे, फिर मेंस के जो एग्जाम्स होंगे जैसे भी हों वो क्वालिफाई करोगे, इंटरव्यू दोगे, इसके बाद सिलेक्शन होगा। और जब इतना सारा मेहनत करेंगे तो रेलवे में क्यों आएंगे, नहीं जाएंगे दूसरे सर्विसेज में। इतना बढ़िया बढ़िया सर्विसेज है, क्या करेंगे रेलवे में आके भाई, जब तुमको लेना ही नहीं है इंजीनियर्स को। क्योंकि सीएससी का रूल क्या है, सीएससी का रूल तो ये है ना भाई कि एनी ग्रेजुएट कैन फिल द फॉर्म, कोई भी ग्रेजुएट भर सकता है। तो जब कोई ग्रेजुएट भर सकता है, आप एज ए इंजीनियर भी आप जाओगे, तो फिर रेलवे ही क्यों, नहीं रेलवे इतनी टॉप की सर्विस तो है नहीं कि रेलवे चूज करोगे। हाँ इंजीनियरिंग लेवल पे थी तब करते थे, अब छोड़ो, जाओ बनो आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, काहे का रेलवे, ठीक है। तो खैर इन्होंने कह रखा है कि ये आपका प्रोफेशन पीरियड होगा 2 साल का, तो मैंने हाईलाइट कर दिया है। चलते हैं इनके शेड्यूल में, इसकी वो बात कर रहे थे। सबसे ऊपर है अपेक्स। अपेक्स मतलब सबसे ऊपर वाली बॉडी। यहाँ पे होते हैं चेयरमैन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मेंबर, डायरेक्टर जनरल। मैं बताऊंगा आगे की क्या है सीन, बस अभी आप नाम याद रख लो। नाम भी याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं आगे सारी चीज़ समझाऊंगा कि कितना टाइम लगेगा, क्या ग्रेड पे है। ग्रेड पे यहाँ पे देख पाओगे, ये लेवल बना रखा है इन्होंने 17 सबसे हाईएस्ट लेवल वाला जो पोस्ट है चेयरमैन का है। चेयरमैन होता है हेड इनका, बाकी ये लोग भी चेयरमैन बन सकते हैं ना, वो डिपेंड करता है। आगे मैं बताऊंगा कि कौन चेयरमैन बनता है, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं बाकी सब चीज़ के अलावा। तो ये है आपका शेड्यूल 1। शेड्यूल 2 में यही चीज़ें बता रखा है, जो यहाँ पे चीज़ें नहीं बता रखा ना कि कैसे होगा, शेड्यूल 2 में वही चीज़ें यहाँ पे बता रखा है। अब यहाँ पे होगा आपका रिक्रूटमेंट, कहाँ पे, जूनियर टाइम स्केल। मैंने ऊपर दिखाया था ना, जूनियर टाइम स्केल में आपका रिक्रूटमेंट होगा। 50% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा, 50% जो ग्रुप बी की सर्विसेज होती हैं, जैसे आपकी एसएससी होती है और जो दूसरे सर्विसेज हैं नॉन टेक्निकल की, उनको प्रमोट करके आईआरएमएस में लाया जाएगा, ठीक है। अभी वो 3 ईयर मेंशन कर रखा है यहाँ के, बट ये मान के चलो 6 से 7 साल, 8 साल, 10 साल भी लग सकते हैं ग्रुप बी वालों को प्रमोट होके यहाँ आने में। आपको कितना टाइम लगेगा वो मैं आगे दिखाऊंगा। जैसे जूनियर टाइम स्केल से सीनियर में जाने में यहाँ पे लिख रखा है, फिर सीनियर से जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव में जाने में रख रखा है, फिर जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव में इसका थोड़ा सा है हॉज पॉज है, बट ठीक है, इसको अभी के लिए छोड़ते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ जाने में आपका जो सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में जाने में ये सारे टाइम्स दे रखे हैं कि कितना आपको लगेगा। ये बाई रूल है, ध्यान रहे, ये बाई रूल है, बाई रूल ये है, बट एक्चुअल में क्या होता है वो बाई रूल से नहीं होता है, ठीक है। इतने सारे लोग प्रमोशन का वेट कर रहे होते हैं। पोस्ट का नाम क्या होगा, जैसे यहाँ पे जूनियर टाइम स्केल मैंने कहा था, आपको दिखाया भी, जूनियर टाइम स्केल में आपका सिलेक्शन होगा। आप क्या बनोगे, असिस्टेंट मैनेजर बनोगे ना, आप क्या बनोगे, असिस्टेंट मैनेजर।
स्टार्टिंग का बेसिक पे क्या होगा यहाँ पे मेंशन कर रखा है, बहुत खास नहीं है बट ठीक है ना। इसमें कुछ अभी के लिए मान के चलें तो इसमें आप मान लो 50% एडिशनल ऐड कर लो, तो इसका 50% और ऐड कर लो तो मान लीजिए 70-75,000 के आसपास ये पहुंच जाएगा। और अलाउंस से थोड़ा बहुत कुछ इधर उधर हो तो ठीक है, ये होगा। तो ये रही पूरी पीडीएफ आपके रिक्रूटमेंट की, और कुछ खास इसमें है नहीं। इसके बाद कुछ आएगा तो बताएंगे, ये तो वही आपका शेड्यूल बनाया हुआ है किस तरीके से होगा। अब हम मूव करते हैं हमारे पीपीटी पे, वहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ कि आपका प्रमोशन कैसे होगा। तो ये है आपका प्रमोशन वाला चार्ट, ठीक है, यहाँ पे नज़र आ रहा है, बहुत ही क्लियर नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप सीएससी दे लेते हो तो सीएससी देने के बाद आपको जो पोस्ट मिलेगी वो मिलेगी असिस्टेंट मैनेजर जूनियर टाइम स्केल, इसको कहते हैं। पोस्ट का नाम होता है असिस्टेंट मैनेजर। लेवल होता है आपका 10 और सैलरी यहाँ पे मेंशन कर रखा है, जैसे कि इससे पहले भी मैंने बताया। अब यहाँ पे बाई रूल ये कहते हैं कि आप 4 साल की सर्विस कर लेते हो तो आप एलिजिबल हो जाते हो कि जूनियर टाइम स्केल से आप सीनियर टाइम स्केल में चले जाओ 4 साल के सर्विस के बाद। बट ऐसा होता नहीं है एक्चुअल में। 4 साल मतलब आप ये मान के चलो कि मिनिमम होता है, और अराउंड 7 साल 8 साल लग जाते हैं। तो ये मान के चलो कि मेरे हिसाब से प्रैक्टिकली देखें तो 7 साल 6 साल 7 साल आपको लग जाएंगे यहाँ से जूनियर टाइम स्केल से लेके आपको सीनियर टाइम स्केल में जाने में। वैसे तो एलिजिबल हो जाओगे आप 4 साल के बाद, बट भैया बहुत सारे लोग लाइन में रहेंगे। हो सकता है पहली सर्विस क्रिएट हुई है तो आप एकदम शुरू में चले जाओ तो हो सकता है जल्दी प्रमोशन हो जाए, बट उसके बाद वालों का जल्दी नहीं होने वाला। तो ये मान के चलो कि ये जो गैप है, इस गैप को फिल करने में आपको 4 to 7 ईयर लग सकते हैं, ठीक है। हाँ, आपकी किस्मत अच्छी तो 4 साल, किस्मत खराब तो 7 साल, और पूरा खराब तो 10 साल भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एक आध बार डिमोशन हो गया तो उसका भी कुछ नहीं कह सकते। फिर यहाँ के बाद जब आपको यहाँ पे जाना होगा, ये देखो ये सीनियर टाइम स्केल है, यहाँ पे आप बनाए जाओगे सीनियर मैनेजर या फिर हम इसे कहते हैं डिविजनल मैनेजर, ठीक है। यहाँ आपकी पे स्केल आपको ये मेंशन कर रखा है अभी के हिसाब से। ये जो आपकी पे स्केल है, इसमें जैसे मैंने आपको कहा 50% और ऐड कर लेना, वो आपकी सैलरी बन जाएगी। बहुत सारे लोगों के मन में होता है कि पैसे कितने मिलेंगे ये बताओ, तो वो मैं बता रहा हूँ। डीए हो गया और कुछ आपके दूसरे अलाउंसेज हो गए, जोड़ लेना 50% के आसपास एडिशनल हो जाएगा इसके बाद, ठीक है। तो यहाँ पहुँच गए आप। यहाँ पहुँचने के बाद आपको इससे ऊपर जाने के लिए ऑफिशियली उन्होंने कहा है कि 5 साल की सर्विस होनी चाहिए। कितने? 5 साल की। तो 5 साल बाद आप जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव बन जाओगे। 5 साल अगर आप सीनियर टाइम स्केल पे काम किए हैं डिविजनल मैनेजर पे, बट इसको भी मान के चलो 5 to 8 ईयर लगता है। मतलब यहाँ पे अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो 4 साल 5 साल मिनिमम 9 ईयर, और मैक्सिमम ये जो हो जाएगा आपका 15 ईयर। तो 9 से 15 ईयर बाद आप कहाँ पहुँच जाओगे? जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड पे, और आप बन जाओगे डेप्यूटी चीफ मैनेजर। क्या बन जाओगे? डेप्यूटी चीफ मैनेजर, ठीक है। इसके बाद की जो सर्विस होती है, यहाँ तक तो ठीक है, टाइम बाउंड प्रमोशन रहता है। काफ़ी सारे लोग जो सेलेक्ट होंगे इस पोस्ट पे वो यहाँ पहुँच जाएंगे, थोड़ा देर सवेर जितना भी टाइम लग जाए। आपको 9 साल तो मिनिमम है, बट 9 साल में कोई पहुँचेगा नहीं। हाँ, 11, 12, 13, 14, 15 साल तक आप पहुँच जाओगे, यहाँ तक तो पहुँच जाओगे, ठीक है। आप सैलरी देख पाओगे आपको कितना मिलेगा यहाँ पहुँचने के बाद। अब इसके बाद का जो प्रमोशन होता है ना भैया, वो होता है डायरेक्टर का। अब यहाँ थोड़ा सा उल्टा है, पहले नीचे से ऊपर जा रहे थे, अब ऊपर से नीचे आएंगे। तो यहाँ के बाद आप बन जाते हो चीफ मैनेजर। चीफ मैनेजर को रेलवे में डायरेक्टर भी कहते हैं, तो मैंने डायरेक्टर लिखा हुआ है। बट डायरेक्टर क्या बन जाओगे ऐसे एकदम टाइम बाउंड? डायरेक्टर बनने के लिए उन्होंने ऑफिशियली मेंशन कर रखा है कि 17 ईयर की सर्विस होनी चाहिए, जिसमें से कि 8 ईयर की जो सर्विस होनी चाहिए आपकी सीनियर टाइम स्केल की होनी चाहिए। 4 ईयर की सर्विस आपकी कुछ क्लास इसकी होनी चाहिए जूनियर की, या फिर टोटल 17 ईयर की सर्विस होनी चाहिए आपके क्लास ए की, मतलब इसकी 17 ईयर की सर्विस होना चाहिए। मतलब इन शॉर्ट इन्होंने मेंशन कर रखा है कि अगर आपकी 17 ईयर की सर्विस हो जाती है, टोटल की मैं बात कर रहा हूं, इसके बाद 17 ईयर नहीं, टोटल 17 ईयर सर्विस आप ग्रेड ए ऑफिसर, तो ग्रेड ए पे ही जाओगे आप। तो 17 ईयर सर्विस के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो। तो यहाँ पे आप देख लो कि मैं कह रहा था आपको कि 15 ईयर तो लग ही जाते हैं,
तो 2-3 साल अगर आपने इस पे काम किया तो आप एलिजिबल हो जाओगे, यहाँ पे डायरेक्टर बनने के काबिल हो जाओगे। मतलब 2 साल के बाद अगर 15 में बने हो आप तो 9 में बन गए हो तो फिर आपको 8 ईयर लग जाएंगे, डिपेंड करता है, ठीक है। तो 17 ईयर के सर्विस के बाद आप बन जाओगे डायरेक्टर, ठीक है। डायरेक्टर भी काफ़ी हद तक लोग बन जाएंगे, हाँ वो रेशियो ऊपर जाते जाते घटता जाएगा, बट डायरेक्टर तक आप पहुंच जाओगे। ये मान के चलो आपने ठीक ठाक सर्विस किया, कोई गमन घोटाला नहीं किया, कोई ब्लेम नहीं है आपके ऊपर, तो डायरेक्टर तो आप बन जाओगे। डायरेक्टर के बाद जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं ये बनते हैं भाई कमेटी के रिकमेंडेशन पे। फिर एक बनेगी कमेटी, वो डिसाइड करेगी कि आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनने के लायक हो कि नहीं हो, ठीक है। अब सर्विस गई भाड़ में, आप कितना सर्विस कर लिए, कितना सीनियर हो गए, वो सब गया, तो वो कमेटी डिसाइड करेगी कि आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनोगे कि नहीं। फिर वही कमेटी डिसाइड करेगी कि आप प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव बन सकते हो कि नहीं, प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फिर वही डिसाइड करेगी कि आप एडिशनल मेंबर बन सकते हो कि नहीं। अब यहाँ पे भैया बनने के लिए चाहिए होता है पॉलिटिकल लिंक, जनरली कोई माने या ना माने बट ये होता है, ठीक है। हाँ हो सकता है कि कहीं कोई आदमी हो बहुत ऑनेस्टली काम कर रहा हो, पॉलिटिकल लिंक नहीं हो, बहुत अच्छा कर दिया हो, नाम हो गया हो, तो वो आगे निकल जाए, बट जनरली यहाँ पे पॉलिटिकल लिंक, पॉलिटिक्स स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ डायरेक्टर के बाद तो आप ये समझ लो कि फिर आपको चाहिए पॉलिटिकल लिंक। पॉलिटिकल लिंक है तो आप बन जाओगे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, फिर पॉलिटिकल लिंक है तो आप बन जाओगे प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, फिर एडिशनल मेंबर। एडिशनल मेंबर बनने के बाद ये जो सारी पोस्ट होती है ना, ये एक तरह से इक्विवेलेंट पोस्ट होती हैं। अब इन्हीं में जो सीनियर होता है वो चेयरमैन बन जाता है, बट जरूरी नहीं है कि सीनियर होता है तो चेयरमैन बन जाता है। जरूरी चीज़ एक ही है कि सरकार से आपकी पटती है कि नहीं पटती है, सरकार में आपके लिंक हैं कि नहीं है, होंगे तो आप बन जाओगे चेयरमैन। डायरेक्टली जो एडिशनल मेंबर हैं वो मेंबर भी बन सकते हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी बन सकते हैं, डायरेक्टर भी बन सकते हैं और डायरेक्टली चेयरमैन भी बन सकते हैं। अब मान लीजिए कोई आदमी है पहले से मेंबर है, इसको बनना चाहिए चेयरमैन, बट सरकार में इसके लिंक नहीं है, और कोई एडिशनल मेंबर है वो डायरेक्टली चेयरमैन बन जाएगा। ये बिल्कुल इस बात की प्रोबेबिलिटी होती है और ऐसा होता भी है। जनरली गवर्नमेंट इस टाइप की कंट्रोवर्सी नहीं क्रिएट करना चाहती है। किसी जूनियर को लाके बनाएंगे तो ये लोग नाराज हो जाएंगे, फिर थोड़ी बहुत बातें कभी अगर ज़्यादा होता है तो मीडिया में आती है कि ये हो गया वो हो गया। तो जनरली गवर्नमेंट इस चीज़ को अवॉइड करती है और कहती है कि ठीक है यार, इन्हीं में जो सीनियर है उसको चेयरमैन बना दो, बट अगर कोई तगड़ा लिंक वाला आएगा तो लिंक के हिसाब से वो चेयरमैन बन जाएगा। तो ये पूरा आपका प्रमोशन का स्ट्रक्चर है। बाकी जो इन लोगों का पे स्केल है वो तो जो शेड्यूल 1 की जो पीडीएफ थी आप पॉज करके देख लेना कितनी सैलरी मिलती है, वहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है। यहाँ पे इसलिए नहीं दिखाया ना क्योंकि सब लोग बनते नहीं हैं। सब लोग जो बनते हैं, सब लोगों को जो सैलरी मिल सकती है वो मैंने यहाँ पे दिखा दिया है। तो ये सैलरी सबको मिलती है, बाकी कुछ लोगों को ये सारी पोस्ट मिलती हैं। तो ये हो गया आपका प्रमोशन का स्ट्रक्चर। बट प्रमोशन पाने के लिए, रेलवे में जाने के लिए अब आपको देना होगा सिविल सर्विस का एडमिनिस्ट्रेटिव एग्ज़ाम, मतलब सिविल सर्विस एग्ज़ाम देना होगा यूपीएससी का, जो कि आपको पता ही है प्रीलिम्स में ही इतना ज़्यादा सिलेबस होता है, लोगों के प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई होते हैं। एक एग्जाम्पल ले लो, टीना दावी जी का जनरल में प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ था, जो कि यूपीएससी टॉपर थी, अपने टाइम की यूपीएससी टॉपर थी, बट इनका प्रीलिम्स जनरल में क्वालिफाई नहीं हुआ था, कैटेगरी में हुआ था। ठीक है, वो 2 नंबर कम हो जाते तो प्रीलिम्स ही नहीं क्वालिफाई कर पाती, और क्या होता मेंस में फिर टॉपर भी नहीं बन पाती। तो प्रीलिम्स का स्टेटस बताने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रीलिम्स बहुत ही अनसर्टेन एग्जाम होता है, बहुत अच्छों का क्वालिफाई नहीं होता है, थोड़े से ख़राब को भाई क्वालिफाई हो जाता है। मतलब ठीक है, लोग कुछ भी उसके लिए स्टोरी बनाते हैं, अब उस डिटेल में तो क्या ही डिस्कस करें, आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। बाकी आप क्या सोचते हो कि इंजीनियर्स की कितनी हद तक कटी है यहाँ पे, या फिर गवर्नमेंट के इस डिसीजन से आप बिल्कुल खुश हो कि बढ़िया है साला, इसी बहाने अब सारे इंजीनियर्स मूव करेंगे सिविल साइड। ठीक है, उनके मन में आएगा कि अब सिविल में जाना चाहिए, वैसे भी पहले से जा रहे हैं और टॉपर सारे इंजीनियर्स ही बन रहे हैं, बट अब थोड़ा सा बूम ज़्यादा हो जाएगा। तो आपका क्या ओपिनियन है कि बिल्कुल सही डिसीजन है, और आपको लगता है कि इंजीनियर्स की कुछ ज़्यादा ही काटी जा रही है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चलिए, ऑल द बेस्ट, गुड लक।